हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्युबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे। ये सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री का, जो चैप्टर सॉल्यूशन से है। इसके पहले के क्लास हमने एक ठो लिया है, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल केम क्लास पर अवेलेबल है। आप उससे केम क्लास RK शर्मा टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्युबिलिटी पे आते हैं। देखिए, सॉल्युबिलिटी जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सॉल्यूशन जो होते हैं उसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट हो सॉल्यूट और वन कंपोनेंट हो सॉल्वेंट, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी कहते हैं। अब लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट 2 हों और सॉल्वेंट 1 हो, तो इसे हम टर्शियरी सॉल्यूशन कहते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट हमेशा 1 ही रहता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग फिजिकल स्टेट के हिसाब से बात करें ऑफ द सॉल्यूट या सॉल्वेंट की, तो इस चैप्टर में हमको सॉल्वेंट लिक्विड ले लेना है। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा। और सॉल्यूट के केस हो सकते हैं। सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्यूट या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। अभी हम लोग थोड़ा सा सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं कि द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज द सॉलिड, सम टर्म्स एंड सम पॉइंट्स आर देयर which we are going to discuss. First of all, the example of the solution which having the solvent is liquid but solute is the water, like the sugar or glucose dissolve in water. So this is the binary solution which having solvent is water and glucose or sugar is the सॉल्यूट पार्टिकल। तो फ्रेंड्स, इसमें जो चीज़ें आएंगी सामने, इसमें सॉल्युबिलिटी आएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड हो और उसमें सॉलिड को हम लोग डिजॉल्व करते हैं। सो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या हो सकता है कि इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉलिड सब्सटेंस that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific टेम्परेचर। फ्रेंड्स, सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर का बहुत मेन रोल होता है, और इसमें हम ये बता रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी किसी भी अमाउंट, किसी भी सॉल्यूट या सॉलिड सब्सटेंस की वह मैक्सिमम अमाउंट है जिसको किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए और टेम्परेचर कोई एक फिक्स्ड हो। ऐसे केस में हम उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, वन क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि किस तरह का सॉल्यूट
किस तरह के सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है, मीन्स विच सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट. सो वन टर्म इज हियर दैट लाइक dissolves like. Actually, the solvent will be either polar or non-polar. So friends, polar solvent can dissolve to the polar solute and non-polar solvent can be dissolved as a non-polar solute, but in the case of water it is not applicable completely, because water is a polar and it can dissolve polar as well as the non-polar. Therefore we call the water, it is a universal solvent. Water is the universal solvent. So we can discuss it a different way, like the solvent, solute form the solution, and let us interaction between solute and solvent. Let us the interaction of solvent is FAA and solute is BB, then solution will be FAB. So solute can dissolve in a solvent if it can be dissolved in the solvent if FAA equal to the FBB, or it will be equal to the FAB. If this is possible, then solvent can dissolve that the solute, and this is the possible only in the case of polar with polar solute and non-polar solvent with the non-polar solute. Therefore the term is arises here like dissolve to like. So friends, what happens when we dissolve anything, like the solid substance dissolve in the liquid solvent? So suppose that this is the solvent and there is a specific intermolecular spaces between the solvent. When we add some solid substance which can dissolve in this solvent, so these solid substance interact with the solvent and becomes स्मॉलर फ्रैगमेंट्स. धीरे धीरे ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटते चले जाते हैं और फिर टूट करके ये इतने स्मॉल हो जाते हैं कि यह इंटर स्पेस बिटवीन द सॉल्वेंट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. इस तरह से सल्यूट के पार्टिकल्स हमको नहीं दिखते हैं, वो डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो कहाँ चले जाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर जो इंटर स्पेस होते हैं उसमें वो चले जाते हैं. इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं. सो फ्रेंड्स, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्वेंट के इंटर स्पेस बढ़ते हैं. इसकी वजह से solubility of solid will decrease when temperature rises. It means solubility of solid substances increases when temperature rise. Means solubility proportional to the temperature in the case of solid liquid solution. So one thing is that the solute particles will disappear in the solvent. So
how much quantity of solute can be dissolved in the water or in the solvent. So the amount or the maximum amount which can be dissolved in the solvent, this is the solubility. But what happens when we either decrease the temperature or increase the amount of solute? So what happens? There are two terms. These are the dissolution and crystallization. Friends, sometimes when we decrease the temperature, then intermolecular spaces of the solvent will be decreased, and then some molecules of the solute will appear in the solution. This is known as the crystals of the solute, and in this case the pure crystals of the solute is formed. This is known as the crystallization. मीन्स क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि जब सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं, तो जब सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल उससे सेपरेट हो जाते हैं, सॉल्यूशन से सॉल्यूट के पार्टिकल सेपरेटेड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम रहता है, और अगर इस इक्विलिब्रियम में सॉल्यूट को बढ़ाया जाए तो क्रिस्टल्स अपीयर होने लगते हैं, इसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। या टेम्परेचर को घटा दिया जाए तो भी डिसोल्यूशन हो जाता है, इसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वन थिंग इज दैट सैचुरेशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इसी से रिलेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि द solution in which no more quantity or amount of solute substances can be dissolved at a particular temperature। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर सॉल्यूट की और अमाउंट उस सॉल्वेंट या उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व न की जा सके तो उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसके अंदर सॉल्यूट की और अमाउंट को हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस व्हेन एनी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बीइंग वार्म्ड। अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम वार्म कर दें तो क्या होगा? जब हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को वार्म कर देंगे तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर या उनके इंटर स्पेस जो है बढ़ जाएंगे, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इट मीन्स दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बीइंग अनसैचुरेटेड व्हेन इट बिकम्स टू वार्मर। जब इसको हम और वार्म कर देते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, या उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन का जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व किया था, उससे रिलेटेड पॉइंट्स थे। इसमें पॉइंट्स हैं सॉल्युबिलिटी से, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी से पॉइंट्स था। तो सॉल्युबिलिटी में हम क्या देखें कि लाइक डिजॉल्व लाइक, उसमें लाइक मतलब सिमिलर सॉल्वेंट और सिमिलर सॉल्यूट ही एक दूसरे को डिजॉल्व अच्छे से कर पाते हैं। इसका वजह होता है उनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। दूसरा था पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट था कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। इसको आप अच्छे समझ गए कि सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स का किसी सॉल्वेंट से सेपरेट होना, किसी सॉल्यूशन से सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्यूशन से सेपरेट होने को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इस मेथड के थ्रू हम लोग क्रिस्टल्स का प्योरीफिकेशन भी कर सकते हैं, और इसी में प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। सॉल्युबिलिटी को सॉल्यूशंस कहते हैं, इसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट इन विच कैन बी डिजॉल्व्ड। सो व्हाट हैपेंस व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बीइंग वार्म, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बीइंग वार्म, आप किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आप वार्म करते हैं तो वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगली टॉपिक हमारा होगा कि जब सॉल्यूट पार्टिकल्स लिक्विड हो जाए
और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो जाए। मतलब ये कि सॉल्यूशन हैविंग सल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर द लिक्विड। लेकिन इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं, तो हम चाह रहे हैं एक दो न्यूमेरिकल्स पहले लगा लें, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टेक्निक है या जो सॉल्व करने की जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल्स ज़रूर आता है। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉलिड स्टेट से फिक्स है, एक सॉल्यूशन से, फिर एक केमिकल काइनेटिक्स से, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक एक न्यूमेरिकल्स रहेंगे। और एक न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा सरफेस केमिस्ट्री से, वहाँ पे एक न्यूमेरिकल और मिल जाएगा जो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। सो इस तरह से कुल 4 टॉपिक्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूमेरिकल में ऑप्शन नहीं रहता है, आपको करना ही करना है, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करना ही करना है। इसलिए या तो आप उसको छोड़ें तो आपका नुकसान होगा, या तो फिर उसको आप करें। सो फ्रेंड्स इसको ज़रूर ध्यान दें कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भागना नहीं, कोशिश करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। ईजी न्यूमेरिकल्स हैं केमिस्ट्री में। आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कोई मायने नहीं रखता है, बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे जैसा हमें उम्मीद है। तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल लेते हैं एनसीईआरटी बुक का इंटेक्स का क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? CCl4, यह कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। और इसमें दिया है कि सॉल्यूशन जो है उसमें सल्यूट पार्टिकल जो है वो 30% है। तो हम लेट कर लें, सबसे शुरुआती काम तो यही कर लें कि लेट कर लें कि सॉल्यूशन हमारा कितना है, कि लेट द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तो हमारा सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम का है। अब उस 100 ग्राम में जो बेंजीन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन क्वेश्चन है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन। तो ये जो बेंजीन है वह 30 है, और कार्बन टेट्रा कितना है, क्लोराइड कितना होगा, तब 70 हो जाएगा। सो बेंजीन कितना हो गया, इक्वल टू दी 30 ग्राम, क्योंकि 30% है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, तब 70 ग्राम हो जाएगा। तो ये बेंजीन क्या है? बेंजीन सल्यूट है। बेंजीन सल्यूट है तो इसको आप हमेशा सल्यूट को बेंजीन को हम मान लेते हैं WA, और ये क्या हो जाएगा तब, WB हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इनको चाहिए मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन मतलब x। सो XA इक्वल टू दी NA अपॉन NA प्लस NB, और दूसरे का मांगा है XB का भी मांगा है, तो 1 माइनस XA कर लेंगे तो भी वो निकल जाएगा। सो NA, यहाँ पे NA क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो हमको मोल्स चाहिए। और मोल्स इक्वल टू क्या होता है भाई, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। सो मास हमें मालूम है, मोलर मास हम निकाल लेते हैं। तो मोलर मास आप बेंजीन का निकाल लो, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, 6 × 12, मतलब बेंजीन होता है C6H6, तो 6 × 12 प्लस 6 × 1, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 6 मीन्स 78 ग्राम
मोल इनवर्स, ये हो जाएगा। सो हम लोग निकाल लें इसको। अच्छा, दूसरे का भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल चाहिए, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ CCl4, सो C का हो गया 12 प्लस 4 इंटू 35.5, सो 35 टू जा 70, 71 72 प्लस 12 154 इक्वल टू दी 154 ग्राम मोल इनवर्स, ये हो जाएगा ग्राम मोल इनवर्स। अब हम लोग क्या करें कि मोल्स निकाल लेते हैं बेंजीन का और फिर निकाल लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मोल्स ऑफ बेंजीन मीन्स की Na, सो Na इक्वल टू दी क्या हो जाएगा, मास गिवन है 30, मतलब Na का मतलब हो गया कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 30/78, सो 7 3 जा 21, सो 0.38 Na मिल गया। और हम क्या निकाल लें, Nb निकाल लेते हैं। Nb, सो गिवन मास किसका गिवन मास, CCl4 का होगा यहाँ पे, CCl4 अपान मोलर मास भी किसका, CCl4 का मोलर मास। सो गिवन मास तो 70 है और मोलर मास 158 आया है, 154, सो 70 डिवाइडेड बाई 154 इक्वल टू दी 0.45, ये हो गया मोल्स। तो ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल और ये हो गया बेंजीन के मोल्स। अब इनको हम मोल फ्रैक्शन इजीली दे सकते हैं कि XA इक्वल टू दी Na अपॉन Na प्लस Nb। सो Na हमें मिला है, ये मिला है 0.38 डिवाइडेड बाई 0.38 प्लस 0.45, सॉल्व कर देते हैं। सो इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0.458। ये मोल फ्रैक्शन आप किसका हो गया, ए का, कौन है ये, बेंजीन है। मतलब ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो गया। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है, मीन्स XB निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 0.458 कर लेते हैं। तो ये बचेगा यहाँ पे 0.542। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ XB निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B और मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सो फ्रेंड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब यह है कि गैस कैन बी डिजॉल्व इन द लिक्विड्स। इसी के डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि गैस किसी भी लिक्विड में कैसे डिजॉल्व होती है और उसके कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सो as you know that the polar solvent can dissolve the polar, so we have to take the polar gas like HCl and it dissolve in the water। ये एक एग्जांपल हम लोग लेंगे जिसमें HCl को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे। उसके पहले एक चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे थे लिक्विड में, फिर हम लोगों ने देखा लिक्विड को डिजॉल्व किया लिक्विड में, और फिर हम लोगों ने गैस को डिजॉल्व किया किसी लिक्विड में। मतलब तीनों केस में सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड है, लेकिन सल्यूट जो है एक बार सॉलिड था, एक बार लिक्विड था, अब गैस है।
सो फ्रेंड्स, जब सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं लिक्विड में, सो उस समय जो कंडीशन होती है वो इंटरेक्शंस के साथ साथ उनके साइज और टेम्परेचर का असर होता है। लेकिन जब हम लोग लिक्विड में आते हैं तो लिक्विड के केस में हम इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के केस में देखते हैं कि लिक्विड को डिजॉल्व करने के लिए मोल फ्रैक्शन से इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। और गैस के केस में हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर को देखते हैं। क्योंकि गैस के ऊपर प्रेशर का रोल होता है ज़्यादा, इसलिए हम लोग गैस की सॉल्युबिलिटी में हम लोग पार्शियल प्रेशर का यूज करेंगे। पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाइड ओवर द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी कंडीशन में कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं वही पार्शियल प्रेशर है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा वह प्रेशर बन रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग नॉर्मल प्रेशर कहेंगे। सो फ्रेंड्स, एक सिंपल सा पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट दिस इज द सिलेंडर containing solvent. This is the solvent, so liquid, as a example water is here. अब गैस लेना है तो गैस को तो पार्शियल प्रेशर में बंद करना पड़ेगा। सो ये एक पिस्टन है और इस पिस्टन के अंदर ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैस के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे इस लिक्विड के सरफेस के अंदर जो स्पेसेस हैं वहाँ पे चले जाएंगे, इसमें वो डिजॉल्व हो जाएंगे। इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि जो सॉल्वेंट होता है अगर वो पोलर है तो गैस अगर कोई पोलर है तो इजीली सॉल्युबल होता है। लेकिन वाटर में ऑक्सीजन भी सॉल्युबल होती है थोड़ी अमाउंट में, इसलिए एक्वेटिक लाइफ पाई जाती है। अभी आगे हम लोग टेम्परेचर और बाकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। अब इसका आगे का केस आप देखिए, फर्दर क्या होगा कि अगर इस पिस्टन को, हिलो मत, इस पिस्टन को थोड़ा सा इसकी प्रेशर को हम लोग क्या करें, रेज कर दें, बढ़ा दें, तो द सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल नॉट डिक्रीज बट गैस दोज आर प्रेजेंट in this space will enter in the solution because the volume of gas will decreases. It means gas dissolve in the solvent and this solubility will increase due to raise in the pressure. So solubility proportional to the applied pressure at a particular temperature. सो इससे रिलेटेड एक लॉ आएगा जिसे हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। तो हेनरी लॉ के बारे में बात करें उसके पहले हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, फ्रेंड्स इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, solubility of gas in liquid increase with decreases in pressure, increases with decrease in pressure, डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। एक्चुअली व्हेन वी रिड्यूस द टेम्परेचर it favor the exothermic dissolution process because the heat is released which tend to the oppose the lowering of temperature. Therefore
when we raise the temperature solubility of gas will decreases। अगर आपको याद होगा तो देखे होंगे कि सॉलिड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन आप ध्यान रखें गैसियस केस में घटती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हेनरी लॉ। हेनरी HENRY हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है कि द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas at a particular टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सॉल्युबिलिटी गैस की है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर टेम्परेचर के फिक्स होने पर। और अगर हम इसी हेनरी लॉ को थोड़ा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहे, या इसके लिए हम लोग टर्म मोल फ्रैक्शन को इस्तेमाल कर लें, सो क्या डिफाइन करेंगे हमें वो देखें आप। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas इन द सॉल्यूशन। सो ये बेस्ट होगा, इसको आप नोट करें और इसको आप अच्छे से समझ लें कि अगर किसी भी सॉल्यूशन पर, जैसा यहाँ एग्जांपल है, अगर इस कंडीशन में अगर हम P प्रेशर को देखें तो वह प्रोपोर्शनल किसके होगा, X के होगा। और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब कि जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना ही प्रेशर हम बढ़ाएंगे, वो फ्रैक्शन ऑफ द गैस विल रेज। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो P इक्वल टू दी KH X, वेयर KH इक्वल टू दी हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहाँ से अगर हम लोग X देखें, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग X देखें सो X इक्वल दी P अपॉन KH होगा। सो फ्रेंड एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, P इक्वल दी KH, इसका मतलब कि X जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी KH होता है। मतलब कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। सो ये तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान से इसको नोट जरूर करें। सो P प्रोपोर्शनल X होता है और P इक्वल दी KH X होता है। यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करें तो X इक्वल दी P अपॉन KH, या X इक्वल दी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन KH। इसका मतलब जो X है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, उसकी अमाउंट हेनरी लॉ कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। सो इससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो अगर हम थोड़ा और आगे देखें, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एज्यूम करके, जैसे ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, कहाँ डिजॉल्व किए हैं, डिजॉल्व इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में।
और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। सो फ्रेंड्स, जितना हम लोग पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl डिजॉल्व होगा। इसका मतलब ये है कि हमको एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे मिलेगी और ये इस तरह से मिल जाती है। सो यहाँ पे ये जो स्लोप है, स्लोप वह किसके बराबर होगा, KH के इक्वल होगा। सो यहाँ से y इक्वल दी mx प्लस सी से कंपेयर करके हम लोग देखें तो कंपेयरिंग इक्वेशन y इक्वल दी mx प्लस सी, p इक्वल टू दी KHX and y equal to mx plus c, so y equal to the p, x equal to the x axis and c equal to the 0। so कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हेनरी ला के हैं, वो बोर्ड में बहुत आते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी ला, इसको भी ध्यान से हम लोग देख लेते हैं ताकि हेनरी ला का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हेनरी ला का एप्लीकेशन अगर देखें तो NCERT में हमारे 2-3 एप्लीकेशन दिए हुए हैं। जैसे प्रेशर बढ़ा दें तो गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हाई प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर CO2 डिजॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में हम लोग हाई प्रेशर पे करके कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें डिजॉल्व कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल करके H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड। इसी के टेस्ट जो हमको मिलता है वो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट मिलता है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है स्कूबा डाइवर का, स्कूबा डाइवर्स का एक्सपेरिमेंट है या एप्लीकेशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, इसको अच्छे से समझें। एक्चुअली जो हम एयर, एटमॉस्फेरिक एयर है, अगर हम इसकी बात करें तो इस एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, CO2 भी है 0.03 या 2 के परसेंट के आसपास, और रेस्ट अमाउंट में अदर गैसेस हैं। जब कोई स्कूबा डाइवर क्या होता है, जो सी लेवल के नीचे काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं, जैसे सी है तो काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं और वो वहाँ जा कर के तमाम रिसर्च या कुछ वर्क करते हैं अपने। तो जब हाई प्रेशर पे वो गैस सिलेंडर लेकर के चले जाते हैं, सो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, जैसा हेनरी लॉ से क्लियर है। तो प्रेशर बढ़ने पर ऑक्सीजन तो ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है, साथ ही साथ हाई प्रेशर होने के कारण नाइट्रोजन भी डिजॉल्व हो जाती है ब्लड में। और जब वो स्कूबा डाइवर बाहर आता है सो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इस तरह से जो N2 है, इसके बबल्स बॉडी में बन जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज में बबल्स बन जाते हैं और ये बबल्स जो है ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं या चोक क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पेन क्रिएट होता है और इस कंडीशन को हम लोग बेंड कहते हैं, BENDS, बेंड्स कहते हैं। इस कंडीशन को बेंड्स कहते हैं। सो आई थिंक आप बेंड्स समझ गए होंगे। बेंड्स क्या है कि कोई भी स्कूबा डाइवर जब सी लेवल के नीचे चला जाता है तो वहाँ प्रेशर बढ़ने से गैसेस जो होती हैं वो बॉडी में डिजॉल्व हो जाती हैं, और जब वो ऊपर आते हैं, अपने बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो बॉडी में ब्लड कैपिलरीज के अंदर स्मॉल बबल्स बन जाते हैं, जो बबल्स चोक क्रिएट करते हैं और इस कंडीशन को बेंड्स कहते हैं, जिससे उनको काफ़ी पेन फील होती है
ये एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं और ये 1 हफ्ते या 10 दिन तक प्रॉब्लम चली रहती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर की गैस सिलेंडर में जो एक टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये किसका टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है? नाइट्रोजन का टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि स्कूबा डाइवर का जो गैस सिलेंडर होता है उसको 11.7% हीलियम और 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% अमाउंट में ऑक्सीजन, इस रेशियो में गैसेस को फिल करके तब उनको भेजते हैं। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज यहाँ पे कम हो जाता है और हीलियम गैस ये काफ़ी स्मॉल हल्की गैस होती है, इसलिए बेंड्स क्रिएट नहीं हो पाते हैं और ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाती है। सो इससे उनको आसानी हो जाती है और वो ईजिली जो है इस पेनफुल प्रॉब्लम जिसको बेंड्स कहते हैं उसको बच जाते हैं। सो फ्रेंड, एक अगला और है कि हाई एल्टीट्यूड पर एनॉक्सिया की प्रॉब्लम होती है के सिम्टम्स आने लगते हैं या क्लेम्बर्स को प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जो हाई एल्टीट्यूड है, जैसे पहाड़ है, तो हाई एल्टीट्यूड पर जब चले जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पर ऊपर जाने पर यू नो दैट द प्रेशर विल डिक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने से जो ब्लड है, लंग्स तो प्रॉपर रेस्पिरेशन करते हैं, एरेशन करते हैं, इसके बावजूद जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाती है और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटने की वजह से उनकी बॉडी में जो ब्लड है और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घट जाता है, जिससे दिमाग को या ब्रेन को उनके प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, एनर्जी की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। और इस तरह से ली चटलियर प्रिंसिपल के थ्रू अगर हम समझना चाहें तो भी आसानी से समझ सकते हैं कि इस हिसाब से उनका जो क्लेम्बर्स हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और फिर नाजिया टेंडेंसी या फिर उल्टी आना, वोमिटिंग टेंडेंसी या फिर बेचैनी महसूस होना या फिर थकान, कमजोरी महसूस होना, इस तरह की कमजोरी या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसको भी हाई एल्टीट्यूड पर जाने की वजह से क्रिएट होता है, जो हेनरी लॉ के थ्रू इजीली एक्सप्लेन या डिस्कस किया जा सकता है। और अगला एक और है कि टेम्परेचर का इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, टेम्परेचर बढ़ने पर, जैसा आप जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ने पर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो जो एक्वेटिक लाइफ है, सपोज करिए कि एक्वेटिक लाइफ यहाँ पे है, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इस वाटर में घट जाएगी। जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी तो जो इसके अंदर एनिमल है वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, इसलिए कोल्ड वाटर एनिमल के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू दी वार्मर वाटर। सो इस तरह से जो है हेनरी लॉ का ये एप्लीकेशंस थे, जिसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें और इसका नोट्स तैयार कर लें। अगर मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू।